नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ मंदिर की विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार द्वारा खरीदी गई 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की। भारत ने राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 57 करोड़ टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.53% हुई। मेघालय सरकार ने सोमवार से कई गतिविधियों को शुरू करने का फैसला किया। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में खादी इंडिया ने देश भर के 75 रेलवे स्टेशनों पर अपने स्टॉल खोले। पाकिस्तान में विस्फोट में 3 लोगों की मौत और 50 घायल, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अफगानिस्तान के लिए आर्थिक सहायता निलंबित की। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में 83 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री 3 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में जिन 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं, इसमें करीब 1 किलोमीटर लंबे समुद्र दर्शन मार्ग शामिल है। मंदिर के पीछे 49 करोड़ रुपए के खर्च से बने इस मार्ग पर सुंदर रोशनी, बैठने के लिए बेंचेस, रंगीन चारपाइयां आदि की सुविधा दी गई है। इसी तरह प्राचीन कलाकृतियों के संग्रह के लिए 75 लाख रुपए के खर्च से एक म्यूजियम बनाया गया है, जबकि पुराने सोमनाथ मंदिर का नवीनीकरण करके इसे अहल्याबाई होलकर मंदिर का नाम दिया गया है। इनके अलावा प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर के निकट पार्वती मंदिर का भूमि पूजन भी करेंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केंद्र ने दिल्ली सरकार की 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित अनियमितताओं की प्रारंभिक जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। गृह मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी से मामले की जांच पड़ताल कराने के बाद इसे सीबीआई को देने की सिफारिश की गई। गृह मंत्रालय में अपर सचिव ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दे दी है। दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी द्वारा बस खरीद के वार्षिक रखरखाव अनुबंध एएमसी में अनियमितताओं का मामला भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ष मार्च में दिल्ली विधानसभा में उठाया था। जून में उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति ने एएमसी में कमी पाई थी और अनुबंध को समाप्त करने की सिफारिश की थी। उपराज्यपाल ने पिछले महीने ही इस मामले पर विचार करने के लिए इसे गृह मंत्रालय को भेजा था। भारत ने टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 57 करोड़ टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में इसे एक और बड़ी सफलता बताया। कल 56,36,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। कल 36,401 नए मरीजों की पुष्टि हुई। 3,64,129 रोगियों का उपचार चल रहा है, जो 149 दिनों में सबसे कम है। कल 39,157 रोगी स्वस्थ भी हुए। अब तक 3,15,25,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.53% पर बनी हुई है, जो पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे अधिक है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 58 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। 81,10,000 से अधिक और टीके जल्द ही उन्हें दिए जाएंगे।
केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के पास अब भी 38 लाख से अधिक कोविड टीके शेष हैं। भारत ने 50 करोड़ से अधिक कोविड जांच कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि केवल 55 दिन में 10 करोड़ कोविड नमूनों की जांच की गई। ये देश में बढ़ते कोविड जांच सुविधा और क्षमता के कारण संभव हो सका है। परिषद की तकनीकी और सस्ती जांच किट में नवोन्मेष की सुविधा मिलने से पूरे देश में जांच क्षमता बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया के अमीर देशों में कोविड का बूस्टर डोज लगाए जाने की जल्दबाजी की आलोचना की है। WHO ने कहा है कि ऐसे समय में जबकि दुनिया में लाखों लोगों को कोविड के टीके की एक भी डोज नहीं लगी है, बूस्टर डोज लगाने की तैयारी उचित नहीं है। इस बारे में अमेरिका का हवाला देते हुए WHO ने कहा है कि बूस्टर डोज की जरूरत का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इस महीने के शुरू में ही WHO ने बूस्टर डोज पर रोक लगाने की मांग की थी ताकि विकसित और विकासशील देशों के बीच टीकों की उपलब्धता को लेकर किसी तरह की असमानता की स्थिति पैदा न हो। मेघालय सरकार ने आगामी सोमवार से राज्य में कई गतिविधियों को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। राज्य में सभी प्रकार के खेल और गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। सिनेमा हॉल को 1/3 क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी। राज्य में सार्वजनिक पार्कों और जैकपॉट पार्लरों को भी उन लोगों के लिए खोलने की अनुमति दी जाएगी जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और जिन्हें टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि निजी वाहनों को पूरे राज्य में 1/3 क्षमता के साथ शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश निर्यात के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। ऐसा सरकार की ओर से किए गए संरचनात्मक बदलावों की वजह से संभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल गोज ग्लोबल, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के आह्वान के अनुरूप वित्त वर्ष 2021-22 में $400 अरब का निर्यात लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने निर्यातकों से कहा कि वो 2030 तक $2 ट्रिलियन का निर्यात करने का लक्ष्य तय करें, जिनमें वस्तु निर्यात और सेवाओं के निर्यात की हिस्सेदारी $1 ट्रिलियन की हो। उद्योग मंत्री ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय में सेवा क्षेत्र के लिए 2 अलग विभाग बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों की रणनीति में भी बदलाव की तैयारी की जा रही है। ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त अरब अमारात, इजराइल और खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के साथ ऐसे समझौते की दिशा में सकारात्मक प्रगति दिख रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हमारे देश में न ही टैलेंट की कमी है, न ही टैलेंट की डिमांड की है, पर किसी कॉमन प्लेटफॉर्म के अभाव में इन दोनों का ही मिलान नहीं हो पाता। आईडेक्स प्लेटफॉर्म इस कमी को पूरा करने में काफी हद तक सफल हुआ है। पर यह प्रयास हमारी इंडस्ट्रीज को भी इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक मजबूत नींव प्रदान करता है। आईडेक्स जैसी पहल हमारे युवा, एकेडमिक जगत, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स और हमारी सेनाओं के बीच एक कड़ी बनाती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आईडेक्स फॉर फौजी पहल सैन्य कर्मियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करती है। आईडेक्स फॉर फौजी हमारे सर्विस पर्सनल को इन क्षेत्रों में अपना टैलेंट दिखाने का एक अवसर प्रदान करती है। आज डिस्क 5 का लॉन्च होना आत्मनिर्भरता की ओर रक्षा क्षेत्र के बढ़ते हुए कदम और युवाओं और उद्यमियों में डिस्क की लोकप्रियता को एक साथ दर्शाता है। डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने और 300 से अधिक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए अगले 5 वर्षों में लगभग 500 करोड़ रुपयों का बजट अभी अनुमोदित किया गया है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि तीनों सेनाओं, रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों और आयुध निर्माणी बोर्ड के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान की गई है। इनका समाधान निकालने के लिए उन्हें डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के रूप में उद्यमियों के सामने रखा गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडारों के खतरों से सुरक्षित रखने संबंधी एक उन्नत प्रौद्योगिकी कैफ टेक्नोलॉजी विकसित की है। ये प्रौद्योगिकी उद्योगों को दी गई है ताकि भारतीय वायुसेना की वार्षिक मांग को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में उपकरणों का उत्पादन किया जा सके। भारतीय वायुसेना ने सफलतापूर्वक प्रयोग के बाद इस प्रौद्योगिकी को अपनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस महत्वपूर्ण
स्वदेशी प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में डीआरडीओ का ये एक और महत्वपूर्ण कदम है। विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। उन्होंने कहा कि हरित हाइड्रोजन को अपनाने से देश में कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता भी कम होगी। Green hydrogen is made by renewable energy. If we replace fossil fuels like petroleum with green hydrogen, then that means our fossil fuel consumption will come down, our carbon footprint will come down. So we are beginning with replacing imported ammonia with green ammonia being made in India. Similarly, we are going to blend green hydrogen in PNG and CNG. We propose to start using green hydrogen for mobility, especially heavy mobility. We propose to use green hydrogen for refining petroleum. So we are replacing that. आकाशवाणी समाचार से एक विशेष साक्षात्कार में श्री सिंह ने कहा कि हरित हाइड्रोजन का इस्तेमाल मोबिलिटी सेक्टर और रिफाइनरियों में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन स्थापित करने की घोषणा की थी और हरित हाइड्रोजन को दुनिया का भविष्य बताया था। हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए भारत को वैश्विक हब बनाने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि इससे न केवल देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि पूरी दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव की ओर बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी। विद्युत मंत्रालय ने वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा भुगतान के लिए पहले आओ पहले जाओ के सिद्धांत को अपनाकर पारदर्शिता लाने और वितरण के बोझ को कम करने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय ने एक मसौदा बिजली देर से भुगतान अधिभार संशोधन नियम 2021 पर लोगों की राय जानने के लिए इसे अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि वो इस जांच पर नजर रखेगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि जांच में मदद के लिए पश्चिम बंगाल काडर के वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर एक विशेष टीम गठित की जाएगी। उच्च न्यायालय ने इससे पहले चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जांच का आदेश दिया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में हिंसा के लिए ममता बनर्जी सरकार को दोषी ठहराते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की थी। आयोग ने यह भी कहा कि मामलों की सुनवाई राज्य के बाहर की जानी चाहिए। न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार की तीखी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा, हत्या और अपराध से संबंधित अदालत की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि ममता बनर्जी सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य पुलिस का इस्तेमाल अपराधियों को बचाने और सत्ताधारी दल द्वारा राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए किया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के देवसर इलाके में आज शाम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। मृतक नेता की पहचान गुलाम हसन लोन के रूप में हुई है। इस बीच सुरक्षा बल पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए सघन अभियान चला रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। रोहन बेटा, जरा दादी की लाठी लाना। अरे मम्मी, आपको दादी की लाठी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो गया? बेटा, जोड़ों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। अरे मम्मी, आपको तो बुखार है और जोड़ों में दर्द भी, ये तो चिकनगुनिया हो सकता है। जी हाँ, चिकनगुनिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में तेज दर्द हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें। चिकनगुनिया से न घबराएं, खुद को और अपने परिवार को मच्छरों के काटने से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ मंदिर की विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे।
गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार की 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की। भारत ने राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 57 करोड़ टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.53% हुई। मेघालय सरकार ने सोमवार से कई गतिविधियों को शुरू करने का फैसला किया। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में खादी इंडिया ने देश भर के 75 रेलवे स्टेशनों पर अपने स्टॉल खोले। पाकिस्तान में विस्फोट में 3 लोगों की मौत और 50 घायल, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अफगानिस्तान के लिए आर्थिक सहायता निलंबित की। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर के 75 रेलवे स्टेशनों पर खादी इंडिया स्टॉल खोले गए हैं। ये स्टॉल अगले वर्ष स्वतंत्रता दिवस तक काम करेंगे ताकि रेल यात्रियों को स्थानीय खादी उत्पाद खरीदने में सुविधा हो। ये पहल नए ग्राहकों को जोड़ने में भी सहायक होगी और खादी कारीगरों को अपने उत्पादों को बढ़ावा देने तथा उन्हें बेचने के लिए एक बड़ा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देंगी। राष्ट्रीय राजधानी में इस महीने की 16 तारीख से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर खादी प्रदर्शनी सह बिक्री स्टॉल का उद्घाटन किया गया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी एक खादी स्टॉल खोला है, जिसे ग्राहकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन से हिमाचल प्रदेश के लिए जन आशीर्वाद यात्रा का नेतृत्व किया। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सांसद और सभी शामिल किए गए नए मंत्री लोगों के पास जाएं और उनसे बातचीत करें और उन्हें सरकार के विजन और विभिन्न मामलों में पार्टी के दृष्टिकोण के बारे में जानकारी दें। आज तक की सबसे युवा कैबिनेट नरेंद्र मोदी जी ने युवा भारत के लिए बनाई है। इस सोच के साथ बनाई है कि आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव तो पूरा देश मनाएगा, लेकिन संकल्प लेगा कि जब शताब्दी समारोह मनाएंगे तब भारत को विश्व की एक बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा करेंगे। इस संकल्प के साथ हम काम करके दिखाएंगे। और आज आप सबके बीच में आकर, आपका प्यार पाकर, स्नेह समर्थन पाकर मैं यही कह सकता हूँ, आपके इस प्यार को न भुलाएंगे, बल्कि ये आपका प्यार आशीर्वाद हमारे जोश जुनून को और दुगना करेगा और आपकी सेवा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों को 7 महत्वपूर्ण विभागों का प्रभार दिया है। दोनों नेता ओडिशा में जन आशीर्वाद की यात्रा के सिलसिले में ओडिशा की यात्रा पर हैं। एक रिपोर्ट। अपनी ओडिशा यात्रा के पहले दिन केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल विकास, जल शक्ति और जनजातीय मामलों का मंत्रालय आम लोगों के साथ सीधे जुड़ा है। प्रदेश में 2 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान श्री वैष्णव विभिन्न स्थानों पर होने वाले कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भुवनेश्वर से जीदास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत वर्ष भर चलने वाले अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन किया है। आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज शीर्षक से ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे।
विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का जन्म, स्वाधीनता के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम देश के दक्षिणी भाग के दो महान भारतीयों धीर सत्यमूर्ति और पी कृष्ण पिल्लई की बात करेंगे। साहस और त्याग की प्रतिमूर्ति सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति की आज जयंती है। उत्कृष्ट और प्रभावशाली वक्ता एस सत्यमूर्ति आज के तमिलनाडु की पुदुकोट्टई रियासत में तिरुमयम के निवासी थे। उनका जन्म 19 अगस्त 1887 को हुआ था। उनका लालन पालन पारंपरिक वातावरण में हुआ और मद्रास से शिक्षा संपन्न करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक वकालत की, लेकिन देश को आजाद कराने की इच्छा उन्हें क्रांति की राह पर ले गई। என்று தணியும் இந்த சுதந்திர தாகம் என்று மடியும் எங்கள் அடிமையின் மோகம் என்று மடியும் எங்கள் அடிமையின் மோகம்। उन्होंने औपनिवेशिक शासन के विरोध में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। बंगाल का विभाजन हो या रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार हो या साइमन कमीशन का विरोध, सत्यमूर्ति सबसे आगे नजर आए। जब सत्यमूर्ति 1939 में मद्रास के महापौर बने तो शहर जल संकट का सामना कर रहा था। दूरदृष्टा राजनेता के रूप में सत्यमूर्ति ने जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए शहर के पश्चिम में लगभग 50 किलोमीटर दूर पुंडी में जलाशय बनाने की आवश्यकता समझी। ये आज भी चेन्नई के लिए एकमात्र जलाशय है। सत्यमूर्ति लोक कला में निपुण थे। वे कर्नाटक संगीत में तो विशेष रूप से पारंगत थे। उन्होंने मद्रास में संगीत अकादमी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्यमूर्ति ने स्वदेशी आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और 1942 में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया। उन पर मुकदमा चला और अमरावती जेल में सश्रम कारावास की सजा मिली। इस दौरान उन्हें रीढ़ की हड्डी की बीमारी की समस्या हुई और 28 मार्च 1943 को मद्रास के जनरल अस्पताल में उनका निधन हो गया। सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति वरिष्ठ कांग्रेस नेता के कामराज के राजनीतिक गुरु भी थे। आज पी कृष्ण पिल्लई की जयंती और पुण्यतिथि भी है। वे महान स्वाधीनता सेनानी थे। वे वायकाम सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह और गुरुवयूर मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। वे केरल में तत्कालीन वाम आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत इंडियन नेशनल कांग्रेस से हुई थी। वे पहले गांधीवादी रहे और फिर कांग्रेस सोशलिस्ट बन गए। कृष्णा पिल्लई 1924 में मंदिर में प्रवेश के लिए वायकाम सत्याग्रह के सक्रिय स्वयंसेवक थे, जिसका नेतृत्व ईवी रामासामी कर रहे थे। वायकाम मंदिर प्रवेश आंदोलन अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरोध में चलाया जा रहा था। लंबे समय तक चले उस आंदोलन की सफलता ने सभी हिंदुओं के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए। कृष्णा पिल्लई ने 1930 में कोझिकोड से पयानूर तक नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया और सच्चे गांधीवादी के रूप में तिरंगा हाथ में लेकर अंग्रेजों के दमन का बहादुरी से सामना किया। कृष्ण पिल्लई 1931 में गुरुवयूर मंदिर में घंटी बजाने वाले पहले गैर ब्राह्मण थे। शुरू में उनकी राजनीतिक गतिविधि मुख्य रूप से मालाबार क्षेत्र तक सीमित थी,
लेकिन 1936 में उनकी गतिविधियों का विस्तार कोचीन और त्रावणकोर तक हो गया। 1938 में उन्होंने अलपुझा में प्रसिद्ध कामगार हड़ताल का आयोजन किया, जो अत्यधिक सफल रही, और 1946 में पुनप्परा वायलार संघर्ष की मुख्य प्रेरणा बनी। कृष्णा पिल्ले संगठन कौशल में बहुत निपुण थे, जो केरल में दबे कुचले लोगों तक पहुंचने में सफल रहे और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। 18 अगस्त 1948 को सर्पदंश से उनकी असमय मृत्यु हो गई। कृष्णा पिल्लई संभवतः केरल के मजदूरों और किसानों के घरों में सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक थे। वे ऐसे नेता थे जिन्हें शोषण और दमन के विरुद्ध साहस और उत्साह से डटे रहने के लिए जाना जाता है। आज की कड़ी यहीं संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर बहुत बारीकी से नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि भारत का ध्यान अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने पर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शांति स्थापना पर हुई बहस की अध्यक्षता करने के बाद उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि अफगानिस्तान इस चर्चा के केंद्र में था। विदेश मंत्रालय ने अपने 24x7 विशेष अफगानिस्तान सेल में अतिरिक्त नंबर जोड़े हैं। मंत्रालय ने अफगानिस्तान से प्रत्यावर्तन और अन्य अनुरोधों के समन्वय के लिए विशेष अफगानिस्तान सेल की स्थापना की है। विशेष सेल के नंबर इस प्रकार हैं 9717 785379 011 4901 6783 4901 6784 और 4901 6785। ईमेल एड्रेस है mehelpdesk@gmail.com। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि अफगानिस्तान अब उसके संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएगा। संगठन के प्रवक्ता ने कहा है कि अफगानिस्तान में नई सरकार को मान्यता देने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में स्पष्टता की कमी है। इसकी ओर से अफगानिस्तान को 37 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की आर्थिक मदद 23 अगस्त को मिलनी थी। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि जब तक सभी अमरीकी नागरिकों को अफगानिस्तान से सुरक्षित नहीं निकाल लिया जाता, तब तक उसके सैनिक वहां रुके रहेंगे। करीब 10 से 15 हजार अमरीकी नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाला जाना है। पाकिस्तान में आज शिया समुदाय के एक जुलूस में बम विस्फोट की घटना में 3 लोग मारे गए और 50 घायल हो गए। घटना के बाद सभी प्रमुख शहरों में मोबाइल फोन सेवा बंद कर दी गई है। जुलूस के रास्तों तक पहुंचने वाली गलियों को बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से शुरू हुए संस्कृत सप्ताह के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इस प्राचीन भाषा को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए 19 से 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि ये प्रसन्नता का विषय है कि संस्कृत भाषा आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज लखनऊ में एक समारोह आयोजित कर टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित किया। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राज्य के कई मंत्रियों की उपस्थिति में पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए। टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने के लिए ध्वजवाहक थंगावेलु मरियप्पन सहित 54 सदस्यीय भारतीय खिलाड़ियों का दल कल रवाना हुआ। पैरालंपिक खेलों का आयोजन इस महीने की 24 तारीख से 5 सितंबर तक होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ मंदिर की विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार की 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की। भारत ने राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 57 करोड़ टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.53% हुई। मेघालय सरकार ने सोमवार से कई गतिविधियों को शुरू करने का फैसला किया। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में खादी इंडिया ने देश भर के 75 रेलवे स्टेशनों पर अपने स्टॉल खोले। पाकिस्तान में विस्फोट में 3 लोगों की मौत और 50 घायल। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अफगानिस्तान के लिए आर्थिक सहायता निलंबित की। इसके साथ ही
समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।